हेलो बच्चों, धातु अधातु और उपधातु के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम अभी तक आपके धातुओं के प्राप्ति स्थान के बारे में बात कर चुके हैं। बच्चों, आज हम बात करेंगे धातुओं का संक्षारण के बारे में। हम बात करेंगे संक्षारण। धातुओं का संक्षारण ये क्या होता है बच्चों? जब कोई भी धातु नमवायु या जल के संपर्क में आता है तो धातु की सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। नष्ट होने लगती है। धातु की इस क्रिया को धातुओं का संक्षारण कहते हैं। धातुओं का संक्षारण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है बच्चों आपके लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। देखो बच्चों, जब आपका लोहा यानी कि Fe2 और ऑक्सीजन, जब आपका लोहा और ऑक्सीजन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं या इसके साथ साथ आपका जल भी आ जाता है संपर्क में, तब ये बच्चों ये आपकी अभिक्रिया करके Fe2O3 और इंटू H2O बनाता है। ये बनाता है Fe2O3XH2O। ये आपका लोहे पे जंग लगना, चांदी का काला होना। चांदी का काला होना, इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? देखो बच्चों, जब आपकी चांदी वायु के संपर्क में आती है तो वायु में आपके हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो Ag+H2S पाया जाता है, जो क्या करता है कि H2O सिल्वर के द्वारा अलग हो जाता है, यानी कि यहां से इसका विस्थापन हो जाता है और यहां पर ये बन जाता है Ag2S। यहाँ पे दो कर लेते हैं और यहां पर बन जाता है H2। तो इस सल्फर की वजह से तो जो चांदी की सतह होती है वो आपकी काला दिखने लगता है। क्या करता है? काला दिखने लगता है। और आपका बच्चों चौथा एग्जांपल है कापर। कापर क्या है? अगला है एल्यूमिनियम की चमक कम होना। एल्युमिनियम की चमक क्या होती है बच्चों? कि जब एल्युमिनियम आपका ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो बना लेता है Al2O3। वहां पे ऑक्सीजन की एक परत जम जाती है जिसके कारण एल्युमिनियम की चमक क्या होती है? धीरे धीरे कम होने लगती है। और बच्चों चौथा है आपका तांबे का या कापर का, तांबे का हरा होना। जब आपका तांबा यानी कि कापर कार्बन और ऑक्सीजन से क्रिया करके कापर कार्बोनेट बना लेता है और साथ में बना लेता है आपका कापर हाइड्रोक्साइड।
क्योंकि बच्चों कार्बन भी आपका वायु में पाया जाता है, ऑक्सीजन भी वायु में पाया जाता है, और OH2 यानी कि नम वायु जहां पर जल पाया जाएगा, तो ये दोनों मिलकर आपका बना लेते हैं कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसकी वजह से जो तांबे की सतह होती है वो आपका हरा दिखने लगता है। ठीक है बच्चों, अगर आपके कुछ पेपर में पूछ लेता है कि धातुओं का संक्षारण किसे कहते हैं, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि जब किसी धातु को नमवायु के संपर्क में रखा जाता है तो उसकी सतह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। धातु इस क्रिया को हम धातु का संक्षारण कहते हैं। उसके एग्जाम्पल बच्चों ये सब के सब आप लिख सकते हैं जो भी आपको याद हो जाए। धातुओं को संक्षारण के द्वारा हम कैसे बचा सकते हैं? संक्षारण के रोकथाम की बात कर ले, धातुओं पर हम संक्षारण को कैसे रोक सकते हैं, तो उसका सबसे पहला पॉइंट है आपका एसिड लेपन द्वारा। एसिड लेपन एक प्रक्रिया होती है बच्चों जिसमें धातु की सतह के ऊपर जिंक का एक विलयन बनाया जाता है, सिर्फ जिंक होता है उसमें, और उसी में धातु को डुबोकर उसको निकाला जाता है। तो ये प्रक्रिया आपकी कहलाती एसिड लेपन द्वारा। यानी कि धातु की सतह पर जिंक, धातु की सतह पर जिंक की पतली परत चढ़ाकर धातु को संक्षारण से बचाया जा सकता है। क्या करते हैं, उससे बचाया जा सकता है। फिर आपका रंगाई करके, तो देखो बच्चों इसमें क्या होता है, धातु की सतह पर अम्ल अवरोधक परत चढ़ाकर, अम्ल अवरोधक परत चढ़ाकर वायु और नमी से बचाया जा सकता है। जाहिर सी बात है बच्चों, अगर कोई भी धातु वायु और नमी के संपर्क में नहीं आएगा तो उसका संक्षारण कभी भी नहीं होगा। थर्ड है बच्चों मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु बनाकर धातुओं के मिश्र धातु बनाकर संक्षारण से बचाया जा सकता है। एक लास्ट है बच्चों ग्रीस या तेल लगाकर। ग्रीस या तेल लगाकर जब धातु की सतह पर ग्रीस या तेल लगा दिया जाता है तो वह वायु और नमी के संपर्क में
नहीं आता है। और वह संक्षारण से बच जाता है। ठीक है बच्चों, आपके 4 पॉइंट हैं संक्षारण के रोकथाम के। तो बच्चों अब अगले टॉपिक की बात करते हैं हम आपकी उपधातु, मेटालॉइड। ऐसे तत्व जिनमें धातु एवं आधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ऐसे तत्व जिनमें धातु आधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। उपधातु कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात कर ले तो आपका एग्जाम्पल है आर्सेनिक। आर्सेनिक एस सिंबल है, और आपका है एंटीमनी। एंटीमनी जिसका सिंबल है एस बी। अगर बच्चों उपधातुओं की बात करें तो आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट में से सिर्फ आपके 8 एलिमेंट यानी कि 8 तत्व ही आपके उपधातु हैं। ये आपके क्या है? उपधातु में सिर्फ 8 एलिमेंट। ठीक है बच्चों। और देखो बच्चों, जो आपके धातु के ऑक्साइड होते हैं यानी कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं, इनकी जो प्रकृति होती है, ये प्रकृति इनकी क्षारीय होती है। और जो आपके आधातु होते हैं, आधातु के ऑक्साइड होते हैं, आधातु नहीं बच्चों, आधातु के ऑक्साइड, इनकी प्रकृति क्या होती है? आपकी अम्लीय होती है। इनकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। और जो उपधातु के ऑक्साइड होते हैं, इनकी प्रकृति इन दोनों प्रकृति को मिला के होता है, यानी कि वो क्षारीय भी कर सकता है और वो आपका क्या कर सकता है? अम्लीय भी कर सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उपधातु के ऑक्साइड या उपधातु ऑक्साइड आपके क्या होते हैं? उभय धर्मी होते हैं। क्या होते हैं? उभय धर्मी, यानी कि ये आपके एसिडिक गुण भी एसिड की भी तरह व्यवहार करेंगे, एसिडिक गुण भी दिखाएंगे और साथ में बेसिक प्रॉपर्टी भी क्या करेंगे? शो करेंगे। कितने एलिमेंट हैं बच्चों आपके? उपधातु 8 है, तो उनके जितने ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे? उभयधर्मी प्रकृति के होंगे, यानी कि उनका गुणधर्म क्षारीय भी होगा और साथ में क्या होगा? अम्लीय भी होगा। बच्चों अभी हमने बात की कि धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें से एक पॉइंट आया था मिश्र धातु बनाकर। तो हम देख लेते हैं बच्चों कि मिश्र धातु आपके क्या होते हैं। तो बच्चों मिश्र धातु क्या होते हैं? एलॉय क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक धातुओं कर लो बच्चों, गलित अवस्था में मिलाकर, गलित अवस्था में मिलाकर एक समांगी मिश्रण बनता है। मिलाकर जब एक समांगी मिश्रण बनता है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। जब दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिलाने पर समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। अब समांगी मिश्रण मिलाने पर समांगी मिश्रण बनता है तो उस मिश्रण को या उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें
तो आपका एग्जाम्पल में आ जाता है पीतल। एग्जाम्पल में है आपका पीतल। अगर पीतल की बात करें बच्चों, तो जो पीतल होता है वो आपका 70% बच्चों, आपका 70% हो कापर और आपका 30% जिंक से मिलकर बना होता है। 70% कापर और 30% किससे? जिंक से मिलकर बना होता है। अब पीतल की बनी हुई वस्तुओं की अगर बात कर लें तो देखो बच्चों, ये आपके कुछ लोहे कुछ अगर इसकी वस्तुओं की बात कर लें तो आपका जो मशीन होते हैं उनके पुर्जे बनाने में इस्तेमाल होता है और बर्तन भी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद हम तांबे या आपका कांसा की अगर बात कर ले, कांसा की अगर बात कर ले तो जो आपका कापर होता है वो कापर लगभग आपका 88% होता है और जो आपका Sb ये उपधातु है बच्चों, ये जो होता है ये लगभग 12% होता है। अगर कांसे की अगर बात करें इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल आपका बर्तन बनाने में सबसे अधिक किया जाता है और कांसे का ही इस्तेमाल आपका सिक्का बनाने में भी किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों या दोस्तों, एक दिन ऐसे ही नॉर्मली क्लास ले रहा था तो एक बच्चे ने एक बढ़िया क्वेश्चन किया मेरे से। तो बच्चा बोल रहा था कि सर हम कब अच्छे होते हैं और कब बुरे होते हैं। तो उसका क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा था, दिलचस्प था, बट याद रखो कि आप कभी बुरे नहीं होते, आप कभी भी अच्छे नहीं होते। आपकी जरूरत जिसे जैसी है, अगर आपकी जरूरत किसी को है तो आप उसके लिए अच्छे हैं, और आपकी जरूरत उसे नहीं है तो आप उसके लिए बुरे होते हैं। तो कभी भी खुद को गलत सही मत बनाइए। बस याद रखिए कि अगर आपकी जरूरत उसे है तो आप उसके नजर में बहुत अच्छे हैं, अगर उसके आपकी जरूरत नहीं है तो आप उसके लिए सबसे बुरे इंसान हैं। ठीक है। तो इसमें कभी इसको लेकर स्ट्रेस में नहीं पड़ना चाहिए कि हम कब बुरे होते हैं कब सही होते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, हम मिश्र धातुओं के बारे में बात कर लेते हैं कि मिश्र धातु हम किस तरीके से बना सकते हैं, या मिश्र धातु कैसे बनते हैं। कुछ प्रमुख मिश्र धातु, जिनमें से आपका बच्चों सबसे पहला है अमलगम। अमलगम, जिसमें पहला है आपका अमलगम। आपका बच्चों सोना Au सूत्र है, कापर Cu सूत्र है, चांदी Ag सूत्र है उसका, आपका टिन सूत्र है Sd, इसके साथ आपका मरकरी जिसका सूत्र है आपका Hg, मरकरी जिसका सूत्र है Hg, तथा या कहें तो सोडियम जिसका सूत्र आपका Na होता है, तथा पोटेशियम के, पोटेशियम के को मिलाकर अमलगम बनाया जाता है बच्चों। इतने को मिलाकर आपका अमलगम बनाया जाता है। सोने की मिश्र धातु या सोना, बच्चों आप कभी ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि सोना जो है वो 24 कैरेट गोल्ड है। क्या वास्तव में बच्चों 24 कैरेट गोल्ड होता है? क्योंकि जो शुद्ध सोना होता है, जो 24 कैरेट गोल्ड जिसकी बात करते हैं, वो रूम टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द जाते ही वो क्या कर जाता है, पिघलने लगता है। यानी कि अगर आपको 24 कैरेट शुद्ध गोल्ड अगर आपको पहना दिया जाए तो शायद आप उसको पहन के चल ना पाए, क्योंकि वो बार बार आपके कहीं भी पहनेंगे वहां से नीचे गिर जाएगा। तो जो आपका सोना होता है
वो आपका 24 कैरेट नहीं, सिर्फ 22 कैरेट ही गोल्ड होता है। प्योर गोल्ड सिर्फ 22 कैरेट होता है। उसको भी क्या बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, जिसमें आपका 1 से 2% या तो चांदी मिलाते हैं या तो थोड़ी सी कार्बन की मात्रा मिला देते हैं। तब मिलाने के बाद तब जाके आपका सोना जो होता है तब वो ज्वेलरी लायक बनता है, आपके गहने बनाने लायक बनता है, जिसके आप पहनते हैं। अगर वो आपका 24 कैरेट गोल्ड हो जाएगा तो वो आपका कमरे के ताप पर क्या करेगा, पिघल जाएगा और वह उपयोग करने योग्य नहीं होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो सोना या ज्वेलरी जो आप पहनते हैं वो कभी भी 24 कैरेट गोल्ड नहीं होता, वो आपका 22 कैरेट गोल्ड होता है। ठीक है बच्चों। तो सोना काफी नर्म होता है, जिसे 24 कैरेट सोना कहते हैं। इसकी कठोरता बढ़ाने के लिए अथवा उपयोग हेतु बनाने के लिए सोने में 1 से 2% कॉपर या चांदी मिलाया जाता है, अतः सोना 22 कैरेट शुद्ध होता है। वो क्या होता है आपका बच्चों, 22 कैरेट ही शुद्ध होता है। अगर थर्ड की बात कर दें, लोहे के मिश्र धातु बनाना। अब देखो अगर बच्चों लोहे की बात कर रहे हैं तो लोहा भी हमारा कई टाइप का होता है। उनमें से एक लोहा ऐसा होता है कि अगर हम उसको ऐसे टच कर देंगे तो जहां भी अपनी उंगली रखेंगे वहां पे आप मान के चलिए कि वहां पर डेंट पड़ जाएगा, वहां पे गड्ढे पड़ जाएंगे। तो उसको कठोर बनाने के लिए या उसको उपयोग लायक बनाने के लिए तो क्या करते हैं, उसमें थोड़ी सी कार्बन की मात्रा डाल देते हैं। तो देखो बच्चों, लोहे को मिश्र धातु बनाने के लिए उसमें कार्बन 0.05% कार्बन मिलाते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ पे कुछ प्रमुख मिश्र धातु, जिसमें से अमलगम है, सोने का मिश्र धातु है और लोहे का मिश्र धातु बनाना है। अब देख लेते हैं बच्चों कि मिश्र धातु बनाने से आपके फायदे क्या होते हैं। चलो बच्चों देख लेते हैं क्या क्या फायदे होते हैं। पहला फायदा, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए। दूसरा, धातु की कठोरता एवं मजबूती को बढ़ाने के लिए। थर्ड की अगर बात कर दें तो आपका थर्ड है धातु का गलनांक बढ़ाने के लिए
ताकि उनका उपयोग सोल्डरिंग में किया जा सके। रंग तथा प्रकटीकरण के लिए। बच्चों, अगर आपका एल्यूमिनियम प्लस कॉपर को आपस में मिक्स कर दिया जाए, किसको, एल्यूमिनियम और कॉपर को मिक्स कर दिया जाए, तो इन दोनों के मिलने के बाद जो रंग बनता है वो रंग आपका एकदम सोने के जैसा होता है, सोने के जैसा। यहाँ पर रंग कैसा होता है, सोने के जैसा होता है। ठीक है बच्चों, पांचवा और लास्ट है रासायनिक सक्रियता बढ़ाने के लिए। चलिए बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपके बच्चों आप मिलते हैं बच्चों आपके नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।